जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। इटली में ही स्थान है रोम और इटली के ही दूसरे एंड पे एक और स्थान है, उसका नाम है रेवेना। ये रेवेना नाम का जो स्थान है बेसिकली ये रावण के नाम पे रखा गया था और दोनों स्थानों को यानी कि रोम को और रेवेना को इटली के दोनों एंड्स पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसलिए रखा गया बिकॉज ये श्री राम का प्रतीक है और ये रावण का प्रतीक है, तो इसीलिए रेवेना दैट मींस कनेक्शन टू रावणा। सो कहीं ना कहीं इटालियंस की मानसिकता के अंदर श्री राम की लीलाएं थी। इट इज 100% कंफर्म। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। भगवा को आतंकवाद कहने वाले, भगवा आतंकवाद शब्द का जन्म करने वाले अब कार्यालय को भगवा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे दिन आ रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ वो लोग करा रहे हैं जिनने राम को काल्पनिक कहा था, जिनकी सरकार, जिन्होंने राम सेतु पर सवाल उठाया, जिन्होंने राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर सवाल उठाया था। अगर वो सुंदरकांड का, रामायण का पाठ करते तो समझो कि निश्चित रूप से अच्छे दिन आने वाले। सबको पता ही है कि कौन सी सियासी पार्टी भारत के लोगों के बीच में डिविजन पैदा कर रही है। अब नया भारत धर्म की आग में सुलगता नजर आ रहा है। दोस्तों, कट्टरता और मजहबी डिफरेंसेस किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट और तरक्की की राह में रोड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कट्टरता और मजहबी डिफरेंसेस को सियासी तमाशे के तहत हवा दी जा रही है। अब कट्टरता और नफरत की ये आग बच्चों का बचपन भी खा रही है। दरअसल जब माँ बाप दिन रात टीवी डिबेट में हिंदू मुसलमान वाला नफरती तमाशा देखेंगे तो बच्चों पर असर तो पड़ेगा ही। दोस्तों, एक बच्चा स्कूल से घर आता है। हर रोज की तरह बाप ने बच्चे से पूछा, आज स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुई? बच्चे ने जवाब दिया, अम्मी का मतलब मदर, अब्बू का मतलब फादर। बस ये सुनते ही बाप की मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, यानी धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। उत्तराखंड की राजधानी में बवाल मच गया। बच्चे की स्कूल की एक किताब में ये लिखे होने की वजह से भीड़ स्कूल के खिलाफ कलेक्टर ऑफिस तक ज्ञापन देने पहुंच गई। जरा सोचिए दोस्तों, देहरादून में क्लास 2 के एक बच्चे के सिर्फ अम्मी और अब्बू कहने पर उसके पिता इसकी शिकायत लेकर डीएम के पास पहुंच गया। बच्चे के बाप ने ऐसी धर्म विरोधी एक्टिविटीज को रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हालांकि ये अमृतकाल चल रहा है और नए भारत को विश्व गुरु भी बनना है। ऐसे ही नफरत बाज तो बनाएंगे हमें विश्व गुरु। दूसरी तरफ इस मुल्क में इतिहास को बदलने, इतिहास को फिर से लिखने और खासकर मुगल सल्तनत के दौर को टारगेट करने की जबरदस्त धूम मची हुई है। जिनके पास सत्ता है उन्हें अपना मकसद को पूरा करना है। उनका मकसद क्या है वो भी थोड़ी देर में आप सबको समझ में आ ही जाएगा। दोस्तों, जिस वक्त दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, ऐसे वक्त में भारत की युवा पीढ़ी के इंटेलिजेंस को कमजोर करने का तमाशा चल रहा है। दरअसल सिलेबस में बदलाव का मकसद हकीकत और लॉजिक्स यानी तर्कों से स्टूडेंट्स को दूर रखना और क्रिटिकल थिंकिंग की पॉसिबिलिटीज को लिमिटेड करना है।
लेकिन अगर किसी सोसाइटी की क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर पड़ती है तो उसका साइंस, विजडम, नॉलेज यानी ज्ञान विज्ञान के सेक्टर्स का लगातार पिछड़ना तय है। विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वालों को यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, लेकिन तमाशा तो ठीक इसके ऑपोजिट चल रहा है। दोस्तों, आपको एक किस्सा सुनाती हूं। 2 दिन पहले ही मैंने ये पढ़ा है। दरअसल जंगल में इलिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई की कमी थी। जानवरों ने एजुकेशन की अहमियत को समझ लिया और स्कूल खोल दिए। मिलजुल कर सिलेबस तय किया गया कि इक्वालिटी यानी बराबरी लाई जाएगी, सबको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो सबको सब कुछ सिखाया गया, फिर एग्जाम हुए और रिजल्ट भी आया। तो दोस्तों, मछली को तैरने में फुल मार्क्स मिले, पर वो उड़ने और दौड़ने में फेल हो गई। पक्षी और चिड़िया उड़ने में पास हुए, मगर तमाम कोचिंग और ट्यूशन के बावजूद भी वो तैर नहीं सके। वहीं कोयल सिंगल में फर्स्ट क्लास रही और कुत्ते बेचारे गाने में फेल हो गए। अब कुत्तों में बड़ा डिससेटिस्फैक्शन फैला। वो अगले सेशन में भौंकने को सिलेबस में रखने की मांग करने लगे। सबको बताया भौंकना फंडामेंटल राइट्स है, हमारी आजादी है, बिना भौंके सब बेकार है, एकदम सूना सूना है। क्या अब एक जानवर अपने ही जंगल में खुलकर भौंक भी नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर आंदोलन फैल गया, बड़ा सपोर्ट मिला। बताया गया भौंकना अच्छा काम होता है, अच्छा कर्म होता है, ना कोई सुर, न ताल, न राग, बस भौंको। और जिसने इसमें साथ नहीं दिया उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ता टाइम्स, कुत्ता न्यूज, डॉगी नाउ पर बैठे कुत्तन और कुत्तनियां दिन रात भौंकने की महिमा का गान करते और बुलाकर हर जानवर से पूछते कि वो भौंकने के खिलाफ क्यों है। आखिरकार पूरा जंगल कन्विंस हो गया और कुत्तों की सरकार बन गई। कुत्ता ही वाइस चांसलर हुआ, कुत्ता ही प्रिंसिपल, कुत्ता टीचर हुआ और स्कूल और यूनिवर्सिटीज का चौकीदार तो कुत्ता था ही। इस तरह सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में कुत्तों का वर्चस्व हो गया। फिर सिलेबस बदल दिया गया। नए सिलेबस में भौंकना कंपलसरी और इकलौता सब्जेक्ट था। सभी जानवर अपनी बोली छोड़ भौंक रहे थे, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी कुत्तों से बेहतर भौंकने में नाकाम थे। अब कॉलेज में भौंक श्री, भौंक भूषण, भौंक रत्न के पुरस्कार बंटते थे। और ताज्जुब की बात है कि कभी कभी मछली, चिड़िया और घोड़े भी इनाम जीतते या जितवा दिए जाते। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि सिलेबस बदलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दरअसल किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये तय करता है कि वहां से निकलने वाले स्टूडेंट्स के मेंटल फॉर्मेशन क्या रहेगा, जिसे हम पढ़ा लिखा होना कहते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पैदा हुई यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, जिसे हमने एक कॉलोनी होने के चलते कबूल कर लिया, वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस ही है। इस प्रोसेस का रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल स्टूडेंट्स का बैच है, जो एक पढ़े लिखे सिटीजन के तैयार माल के तौर पर इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर आता है। यहां पर मैं एक बात साफ कर दूं कि बात नागरिक या सिटीजन के सिर्फ इलिटरेट यानी पढ़ा लिखा होने की नहीं है। यहां सोसाइटी एक पढ़ा लिखा सिटीजन चाहती है, और इस पढ़े लिखे होने और कहलाने में वो सारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस भी हैं जो एक स्टूडेंट किसी ऑफिशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकलते हुए एसिमिलेशन यानी आत्मसात करता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बात का एनालिसिस अच्छे से करा जाए कि स्टूडेंट को पढ़ाए जाने वाले सिलेबस में क्या शामिल है और क्या नहीं। सिलेबस तय करना यह श्योर करता है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम की असेंबली लाइन में किस तरह का नागरिक, किस तरह का सिटीजन पैदा कर रहे हैं। यह इसलिए भी काफी जरूरी है क्योंकि यह तय बात है कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर जिंदगी में अव्वल तो किसी किताब को पढ़ता ही नहीं है, और अगर पढ़ता भी है तो उतने ध्यान से नहीं जितने कि वो उन किताबों को पढ़ता था जो उसके सिलेबस में हुआ करती थी। इसी के चलते सिलेबस में लिटरेचर के उन मास्टरपीसेस को रखा और पढ़ाया जाता है जिसका रेलेवेंस कई पीढ़ियों के बाद भी वैसा ही है जैसा उस वक्त था
जिस वक्त वो लिखी गई थी और जिनका सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। लेकिन अब एक सोचे समझे तमाशे के तहत स्कूली दिनों में साइंस, मैथमेटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की किताब में छुपाकर गुलशन नंदा और वेद प्रकाश शर्मा को पढ़ने वालों ने उन्हें ही सिलेबस बना दिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।